हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए पीटी का टेस्ट है। तो इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन तक किए थे और आज उसके आगे करने वाले हैं। तो जाकर प्ले लिस्ट खोलिए, उसमें जाकर देखिए ढेर सारे टेस्ट कराए गए हैं। ये टेस्ट नंबर 15 चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, यानी 31 नंबर। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। वही दूसरा है, यह इस योजना में 2 पहिया और 4 पहिया दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी शामिल है। कौन सा कथन सही है? केवल एक या केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 31। तो आपको पता होगा कि ये भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक 2024 में ये मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की योजना की घोषणा की है। वही ये वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की स्वीकृति के भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ये किसका था? तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 निकला हुआ था, जो कि भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि इस योजना में 2 पहिया और 4 पहिया दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी शामिल है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, 2 पहिया है और 3 पहिया है, 4 पहिया को नहीं शामिल किया है। तो 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि दूसरा गलत, पहला सही। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, केवल एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राज्य अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों पर लगी समस्त सीमाओं से मुक्त होगा। वही दूसरा है, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार आपातकाल की पूरी अवधि के लिए पूरे देश में स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और इसमें तीसरा भी कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न केवल विधायिकी बल्कि कार्यपालिका भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों तो कोई नहीं। ठीक है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के संदर्भ में है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 359 के तहत राज्य अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों पर लगी समस्त सीमाओं से मुक्त होगा। तो पहला कथन देखिए गलत हो जाएगा। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, इसके क्या है कि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त प्राधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को सीमित करता है सिर्फ। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत गारंटी के मूल अधिकार आपातकाल की पूरी अवधि के लिए पूरे देश में स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा कथन, तो ये सही है। और तीसरा देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न केवल विधायिका बल्कि कार्यपालिका भी अनुच्छेद 20-24 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये भी कथन सही है। यानी पहला कथन गलत और दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, यानी 2 कथन सही हुए ना। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, ओनली 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वही दूसरा है, प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नगर पालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। और वही इसमें देखिए, इसको यहाँ पे हटा के ये तीसरा कथन हो जाएगा। तीसरा है कि नगर पालिका के चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। कह रहे नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं ना, ये भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। तो कौन सा कथन सही होगा? 1 और 2, या 1 और 3, या तो 2 और 3, या तो तीनों कथन? चलिए बताइए। देखिए, पहला तो सही है कि नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वही दूसरा है कि प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के मतलब अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए नगर पालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। तो ये भी कथन सही है। और तीसरा, तो ये हो जाएगा, नगर पालिका के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। ये कथन गलत हो जाएगा इसमें। क्यों गलत होगा?
क्योंकि देखिए नगर पालिका के लिए निर्वाचन, ये नामावली तैयार करने और सभी चुनाव के संचालन का अधीक्षण, ये निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। ठीक है, जैसे केंद्र के लिए करना है ना, तो ऐसे राज्य का भी होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के लिए रहेगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक और दो सही हो जाएगा, केवल एक और दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पैरास्टेटल निकायों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सरकार के स्वामित्व वाली निजी कंपनियां, या सरकार के स्वामित्व वाले निगम या एजेंसियां, या विदेशी सहायता द्वारा वित्त पोषित गैर लाभकारी संगठन, या तो सरकारी आदेश द्वारा स्थापित किसान संघ। क्वेश्चन नंबर 34। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 34। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सरकार के स्वामित्व वाले निगम या एजेंसियां। ठीक है, देखिए वीडियो को एक बार आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संगठन और विभाग मंत्रालय है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये संस्कृति मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। इसरो किसके अंडर है? चलिए बताइए। ये पीएमओ के अंतर्गत डायरेक्ट आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत डायरेक्ट आता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो सीधे प्रधानमंत्री होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पहला कथन गलत। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कह रहा है संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, तो ये सही है। तीसरा कह रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग, तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्या सही होगा? तो भारत मौसम ये जो है ना, मौसम विज्ञान विभाग, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। तीसरा भी कथन गलत। कुल मिला के अब एक ही सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, केवल एक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधानों के संदर्भ में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए परिवर्तनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और वही दूसरा देखेंगे इसमें, संसद द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन के 6 महीने बाद राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता के लिए समय समय पर संसदीय अनुमोदन का प्रावधान किया गया। ठीक है, और अभी दो कथन और है इसमें, तीसरा और चौथा देखेंगे। इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संसद के अनुमोदन के अधीन उद्घोषणा को रद्द किए बिना इसे संशोधित करना संभव बना दिया। और वही चौथा है, इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट भाग के लिए की जा सकती है। कितने कथन सही होंगे इसमें से? ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3, या 2 और 3, या तो 1 3 4, या तो 2 और 4। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 44वें संविधान संशोधन के बारे में। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति द्वारा घोषणा जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित सूचना को एक आवश्यक पूर्व शर्त बना दिया गया है। तो यह पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो देखिए 44वें संविधान संशोधन के रूप में इसको परिवर्तन किया गया था। ठीक है, वही दूसरा है कि संसद द्वारा प्रारंभिक अनुमोदन के 6 महीने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की निरंतरता के लिए समय समय पर संसदीय अनुमोदन का प्रावधान किया गया। दूसरा कथन, तो दूसरा कथन देखिए इसमें दूसरा कथन सही हो जाएगा। वही तीसरा है
कि इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संसद के अनुमोदन के अधीन उस घोषणा को रद्द किए बिना इसे संशोधित करना संभव बना दिया, तो ये भी सही है। चौथा देखेंगे, तो चौथा है कि इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी निर्दिष्ट भाग के लिए की जा सकती है। तो चौथा कथन देखिए इसमें गलत हो जाएगा। चौथा कथन गलत हो जाएगा। देखिए 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को संपूर्ण देश या उसके केवल एक भाग के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए अधिकार दिया गया था। तो कुल मिला के देखिए पहला और चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। 37, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते एपीए शब्दावली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए दो देशों के बीच समझौते हैं। या दूसरा, ये उचित अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति पर करदाता और कर प्राधिकरण के बीच समझौते हैं। तीसरा, ये ब्याज दरों की विनियमित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के बीच समझौते हैं। या चौथा, ये लेखांकन प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए निगमों के बीच समझौते हैं। 37 चलिए बताइए 37 नंबर। तो 37 में ऑप्शन नंबर इसमें देखिए बी लगा दीजिए। ये उचित अंतरण मूल्य निर्धारण पद्धति पर करदाता और कर प्राधिकरण के बीच समझौते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद की अवधि की निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। पी.के. थुंगन समिति, बी.एन. गाडगिल समिति, मणिशंकर अय्यर समिति और के. पन्ना भैया समिति। उपयुक्त समितियों में से कौन सी भारत में पंचायती राज संस्थानों के विकास से संबंधित है? 2, 3, 4, 1 और 4, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए चौथा कथन हटा दीजिए। जैसे ही 4 हटेगा आपको आंसर मिल जाएगा। के पन्ना भैया समिति हटाएंगे, 1, 2, 3 हो जाएगा पी.के. थुंगन, बी.एन. और मणिशंकर अय्यर। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिए 39 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थित होने की स्थिति में वह किसी भी सदस्य को इसकी कार्रवाई की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। वही दूसरा है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, दोनों सही है, दोनों गलत। 39 दोनों सही है, दोनों गलत। तो देखिए इसमें दोनों के दोनों ही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों ही कथन गलत हैं। चलिए 40 नंबर देखेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों के पारस्परिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोई एक राज्य संसद से राज्य के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकता। वही दूसरा है, केंद्र के कार्यकारी कार्यों को राज्य की सहमति के बिना उस राज्य को नहीं सौंपा जा सकता। तीसरा है कि राज्य किसी समझौते के तहत या कानून के माध्यम से कार्यकारी कार्यों को केंद्र को सौंप सकता है। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए तो कोई एक राज्य संसद से राज्य के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकता, तो ये सही है। ठीक है, पहला कथन सही हो जाएगा। देखिए दूसरा है कि केंद्र के कार्यकारी कार्यों को राज्य की सहमति के बिना उस राज्य को नहीं सौंपा जा सकता, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें। देखिए संविधान संसद द्वारा कानून के माध्यम से केंद्र के कार्यकारी कार्यों को राज्य की सहमति के बिना भी राज्यों को सौंपने की अनुमति देता है। वही तीसरा है कि राज्य किसी समझौते के तहत या कानून के माध्यम से कार्यकारी कार्यों को केंद्र को सौंप सकता है, तो तीसरा कथन देखिए इसमें तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। देखिए एक राज्य केवल समझौते के तरीके का उपयोग करने तक ही सीमित है, और वही दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य केंद्र सरकार की सहमति से ही कार्यों को सौंप सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। केवल एक कथन सही है इसमें से, 2 और 3 गलत है, ये पहला सही है, केवल 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। पंचायत व वन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किसके बारे में है? तो पेशा यानी ग्राम सभा की शक्तियों। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य करता है। वही दूसरा है, यह अधिनियम ग्राम सभा को लघु वनोपज का स्वामित्व प्रदान करता है।
और तीसरा है कि यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में हथियारों और गोला बारूद की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। कितने कथन सही होंगे इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या कोई नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना अनिवार्य करता है। पहला कथन सही है, ठीक है, पहला कथन इसमें सही हो जाएगा। चलिए दूसरा है, यह अधिनियम ग्राम सभा को लघु वनोपज का स्वामित्व प्रदान करता है। क्या ये सही है दूसरा नंबर? तो ये भी सही हो जाएगा। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में हथियारों और गोला बारूद की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा कथन, तो तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पेशा अधिनियम ग्राम सभा को हथियारों और गोला बारूद की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह हथियारों और गोला बारूद से संबंधित राष्ट्रीय और राज्य कानूनों द्वारा विनियमित करते हैं, ठीक है। तो एक और दो सही है, यानी दो कथन सही हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा कि दो होता है, दो सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, कटौती प्रस्तावों के प्रकार और अर्थ दिया है। नीति निर्नुमोदन कटौती, यहाँ पर दिया है सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना। वही दूसरा है मितव्ययिता कटौती, तो यहाँ पर है कि मांग की राशि को एक विशिष्ट मात्रा तक कम करना। और तीसरा है सांकेतिक कटौती, तो यह है किसी विशिष्ट शिकायत की ओर ध्यान आकर्षित करना। अच्छा, यहाँ पर देखना है कि कितने युग्म सम्मिलित हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 42, तो नीति निर्मोदन कटौती, यह सरकार की किसी विशेष कानून, किसी विशेष नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना है, पहला सही है। दूसरा है मितव्ययिता कटौती, यह मांग की राशि को एक विशिष्ट मात्रा तक कम करना है, तो ये भी सही है। सांकेतिक कटौती, तो यह किसी विशिष्ट शिकायत की ओर ध्यान आकर्षित करना, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें सी लगा देंगे, सभी तीनों युग्म सुमेलित हैं, ठीक है, सभी तीनों युग्म सुमेलित हैं। चलिए 43 नंबर देखेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। वही दूसरा है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा है, इसका मुख्यालय उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। कौन कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर, तो जिन्होंने ए लगाया है कि ओनली वन, उनका बिल्कुल सही आंसर है, इसमें ओनली वन होगा। कह रहा है यह भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। क्या पहला कथन सही है? तो बिल्कुल सही है, यही सही है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। क्यों? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है, किसके? भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत। तीसरा है कि इसका मुख्यालय उत्तराखंड के मसूरी में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में है, ठीक है, कहाँ पर? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक होगा। चलिए 44 नंबर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव सुर्खियों में रहा। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह शहरी वनों को विकसित करने और बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में देशों की सहायता करने के लिए एक वैश्विक पहल है। दूसरा है, यह पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को बढ़ाने में देशों का समर्थन करने के लिए यूएनडीपी की एक पहल है। तीसरा, यह शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है। चौथा है, यह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूएनईपी की एक पहल है। 44 नंबर। चलिए 44 नंबर का आंसर करेंगे। 44 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। यह पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को बढ़ाने में देशों का समर्थन करने के लिए यूएनडीपी की एक पहल है। यूएनडीपी, तो आप मुझे बताइए कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान निम्नलिखित में से
किन राज्यों पर लागू होते हैं? गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन करिए। 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3 या 2 3 4। 45 नंबर, 45 नंबर का आंसर करेंगे। तो क्या कह रहा है कि 1996 के प्रावधान के अंतर्गत किन राज्यों पर लागू होते हैं पंचायत उपबंध? तो ये होते हैं आपके किस पे? ये होते हैं गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तराखंड को हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। और इसमें ध्यान दीजिएगा, वर्तमान 2024 में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसको याद कर लीजिए। एक तो है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी। फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो ये भी है। उसके बाद छत्तीसगढ़ उसके ऊपर है, इसको याद करिएगा। सबसे लास्ट में पड़ता है आपका गुजरात, इधर पश्चिम साइड गुजरात हो जाएगा। और सीजी के बगल में ही ये झारखंड है, तो सीजी के बगल में कौन सा है? झारखंड है, तो इसको याद कर लीजिएगा, झारखंड। और उसके बगल में ही उड़ीसा है, तो उसको भी याद कर लेंगे, उड़ीसा। और उसके यहाँ पे देखेंगे तो एमपी हो जाएगा, एमपी के नीचे महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा है? महाराष्ट्र के ऊपर ही आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात हो जाएगा। और गुजरात के ऊपर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ ना, 9। हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। तो टोटल कितने हो गए? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और उधर देखेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और सीजी से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये 10 हो गए। चलिए आगे बढ़ें। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 नंबर। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंत्रियों का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों होता है। दूसरा है, वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिमंडल का अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद के विघटित हुए बिना उसके पद का कार्यभार ग्रहण कर सकता है। तो कितने कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 46 नंबर। तो देखिए, भारत में मंत्रियों का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों होता है, तो ये सही है। वही कह रहा है, वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिमंडल का अन्य मंत्री मंत्रिपरिषद के विघटित हुए बिना पद का कार्यभार ग्रहण कर सकता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने के बाद ये मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया जाता है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए लगा देंगे, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, पंचायतों से संबंधित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। अच्छा, इसको दो दो कर दिखाता हूँ, या चारों दिखेगा आपको। किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन। दूसरा है, ग्राम सभा को गांव के स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना। तीसरा है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करना। चौथा है, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देना। तो ऑप्शन देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है कि किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन। सही है, गलत हो जाएगा ये। देखिए, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन, ये 73वें संविधान संशोधन के 1992 के तहत अनिवार्य प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये देखिए, किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन, ये नहीं हो पाएगा इसमें। पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा देखिए, ग्राम सभा को गांव के स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना, तो दूसरा कथन बताइए। दूसरा दूसरा सही हो जाएगा इसमें। तीसरा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करना। तो तीसरा कथन कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में होता है। तो चलिए देखेंगे, इसमें ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन में इसमें गलत फॉल्ट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। संसदीय पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन के नेता के सदन के नेता के पद का उल्लेख लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में किया गया है। दूसरा, विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख एक संविधि में किया गया है। तीसरा है सचेतक, क्या होता है? व्हिप के पद का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। कितने सही होंगे इसमें से? ऑप्शन देख लीजिए। केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। चलिए बताइए। तो पहला देखिए सही हो जाएगा। सदन के नेता के पद का उल्लेख लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में किया गया है। वही दूसरा है कि विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख एक संविधि में किया गया है। तो दूसरा कथन इसमें, दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। तीसरा है कि सचेतक व्हिप के पद का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। क्या सही है? तो ये हटा देंगे, ये नहीं किया गया है। आप कहाँ पढ़े हैं? आप कहीं लिखा है अपने सर? पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे। केवल दो हो जाएगा, ओनली टू। चलिए 49 नंबर देखेंगे। ग्लोबल ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट यानी GBBC 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे UNEP द्वारा आयोजित किया जाता है तथा यह पक्षियों की देखी गई प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्र करके वैज्ञानिकों को पक्षियों की आबादी और वितरण को ट्रैक करने में मदद करता है। दूसरा है भारत ने 2024 में पहली बार इस आयोजन में भाग लिया। तीसरा है GBBC के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। कितने सही हैं इसमें से? ऑप्शन देख लीजिए। केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49। कह रहे से UNEP द्वारा आयोजित किया जाता है तथा यह पक्षियों की देखी गई प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्र करके वैज्ञानिकों को पक्षियों की आबादी और वितरण को ट्रैक करने में मदद करता है। पहला कथन गलत। दूसरा कह रहा है कि भारत ने 2024 में पहली बार इस आयोजन में भाग लिया, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। 1998 में ही भाग लिया था। तीसरा है कि GBBC के अनुसार भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है, तो ये सही हो जाएगा। ओनली वन इसमें हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। चलिए 50 नंबर देखेंगे। राज्यसभा सदस्यों के नामांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में 6 वर्ष की अवधि के लिए 12 सदस्यों के नाम निर्देशित करता है। वही दूसरा है राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्यों को उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में मदद देने का अधिकार है। कितने सही होंगे? एक, दो, दोनों या दोनों गलत? चलिए कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा में 6 वर्ष की अवधि के लिए 12 सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकते हैं, तो पहला कथन सही। और दूसरा कह रहा है राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्यों को उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है, तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति तो हो जाएगा लेकिन राष्ट्रपति नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। केवल एक हो जाएगा। राष्ट्रपति नाम निर्देशित कर रहा है तो नाम निर्देशित करेगा तो कहेगा ना कि जो अब मत तो मुझे दे दीजिए, तो इसलिए इसको निरपेक्ष करने के लिए, पारदर्शी करने के लिए उसको नहीं रखा गया है उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, केवल एक होगा। चलिए 51 नंबर देखेंगे। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वही दूसरा है यह कार्यालय भारत में दशक की जनगणना आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा चौथा देखिए। इस कार्यालय द्वारा संचालित नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS जन्म और मृत्यु दर का अनुमान प्रदान करती है। वही चौथा है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर NPR को तैयार करवाता है। कितने सही होंगे इसमें से? एक और दो, 1 3 4 या 2 3 4 या तो 1 2 3 4? चलिए अब देखिए इसको और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए भारत सरकार द्वारा 1961 में महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त की स्थापना की गई थी और यह भारत की जनसांख्यिकी सर्वेक्षणों, जिसमें भारत की जनगणना और भाषाई सर्वेक्षण आदि शामिल है, को आयोजित करने
और संचालित करने और परिणामों के विश्लेषण करने के लिए उत्तरदायित्व है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है कि कार्यालय भारत में दशक की जनगणना आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये सही है। तीसरा है, इस कार्यालय द्वारा संचालित नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि SRS जन्म और मृत्यु दर का अनुमान प्रदान करता है, तो ये भी सही है। चौथा है कि महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार NPR को तैयार करवाता है, तो ये भी सही है। यानी कि 2, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे 2, 3, 4 है। ठीक है, चलिए 52 नंबर देखेंगे। यहाँ पे एक विशेषता बताया गया है, इसके बारे में बताना है। यह सिद्धांत इस लोकोक्ति पर आधारित है कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यह विधानमंडलों को उस कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से करने से रोकता है जिसे वे अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। अधिकार क्षेत्र का यह अतिक्रमण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। तो उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित की चर्चा की गई है? प्रतिकूलता का सिद्धांत, क्षमता का सिद्धांत, तत्व और सार का सिद्धांत या सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर करिए। ये जो लिखा हुआ है किसके बारे में है? क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षमता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखेंगे। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंगारू कटौती का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कंगारू कटौती। इसके तहत किसी विधेयक या प्रस्ताव के अचर्चित खंडों को भी समय की कमी के कारण चर्चा किए गए खंडों के साथ मतदान करने के लिए रखा जाता है। दूसरा है, किसी विधेयक के लंबे संकल्पों के खंडों को बहस शुरू होने से पहले विभिन्न भागों में समूहीकृत कर दिया जाता है। तीसरा है, केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और विशेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। और इसमें चौथा है, यह ऐसा प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से यह मांग करते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और अब इसे मतदान के लिए रखा जाना चाहिए। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? ठीक है, कंगारू कटौती। देखिए कंगारू कटौती क्या है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी लगा देंगे। केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। एकीकृत लेखा परीक्षण तंत्र, अखिल भारतीय सेवाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका। उपयुक्त में से कितनी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं मानी जा सकती हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई नहीं। 54 नंबर बताइए। 54 नंबर। तो एकीकृत लेखा परीक्षण तंत्र हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगा देंगे। ठीक है, केवल दो होगा। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, केवल दो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना अनिवार्य। और दूसरा है कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा है, वर्तमान प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या निधन से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है। कितने कथन सही नहीं है बताना है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई नहीं। 55 नंबर। कितने कथन सही नहीं है? देखिए संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। लेकिन लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा में भी चलते हैं। मनमोहन सिंह तो थे ना राज्यसभा से। पहला कथन गलत। दूसरा कथन है कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना सकते हैं, तो बिल्कुल सही बना सकते हैं। तीसरा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या निधन से मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है। तो कोई भी समय के प्रधानमंत्री हो, उस समय के भी
तो वर्तमान में जैसे चल रहे हैं, जो जो भी प्रधानमंत्री वर्तमान में रहेंगे, ठीक है, उनका भी निधन अगर होता है, त्यागपत्र होता है, तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है, ये सही है। इसमें कितने गलत हुए? केवल एक गलत हुआ है, तो गलत ही तो बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखिए। हाल ही में सरकार ने कुछ उत्पादों को जीआई टैग आवंटित किए हैं। इस संदर्भ में युग्म विचार कीजिए। जीआई टैग है, ठीक है, उत्पाद है और राज्य है। रूपा तारकासी बंगाल, बांग्ला मलमल उड़ीसा, रीसा टेक्सटाइल त्रिपुरा। कितने सुमेलित हैं इसमें से? ऑप्शन पहला देखिए, कोई भी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी केवल दो, ऑप्शन डी सभी तीन। चलिए 56 नंबर बताइए। 56 नंबर। पहला है कि रूपा तारकासी बंगाल। तो रूपा तारकासी कहाँ का है? रूपा तारकासी ये कहाँ का है? देखिए भारत का तो है ही नहीं। ये देखिए इराक, इराक और इंडोनेशिया के हुए घटक में पहुंची हुई में है। ये कहाँ पर है? इराक का है, ठीक है। इसको हटा देंगे, पहला गलत हो जाएगा, बंगाल का नहीं है। दूसरा देखेंगे, दूसरा कहाँ होगा? ये बांग्ला मलमल, ये उड़ीसा, बांग्ला मलमल उड़ीसा। तो ये दूसरा वाला बांग्ला मलमल, देखिए पहला भी, देखिए पहला कहाँ का है, देखिए थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। कैसे किया है? ऐसे किया है कि रूपा तारकासी ये उड़ीसा का है, बांग्ला मलमल ये बंगाल का है, ठीक है, और रीसा टेक्सटाइल ये त्रिपुरा का है। ये ठीक हो जाएगा। ये रूपा तारकासी जो उड़ीसा का था ना, तो ये इराक से संबंधित था, उसका उसका था, ठीक है। तो ये हो जाएगा उड़ीसा, ये हो जाएगा बांग्ला मलमल बंगाल। रीसा टेक्सटाइल त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन तीसरा वाला सही है। तो ओनली वन किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, केवल एक युग्म सुमेलित है इसमें से। चलिए 57 नंबर देख लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष को केवल मतों के बराबर होने की स्थिति में ही मत देने का अधिकार होता है। वही दूसरा है, अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। और तीसरा है, अध्यक्ष विधानसभा के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है। कितने सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। 57 नंबर, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए अध्यक्ष को केवल मतों के बराबर होने की स्थिति में मत देने का अधिकार होता है। पहला कथन सही होगा, तो बिल्कुल सही होगा पहला कथन, तभी मतदान करता है। दूसरा कह रहा है, अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा, दूसरा भी। तीसरा कह रहा है कि अध्यक्ष विधानसभा के भीतर भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होता है। तो ये भी सही है। तीनों ही सही है। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं लाना है, ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट को नहीं लाना है। ये विधानसभा के भीतर की बात कर रहा है, ठीक है, विधानसभा के भीतर की। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सभी तीनों सुमेलित हैं। चलिए 58 नंबर। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। शिक्षा, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, नाप और तौल, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण। उपयुक्त में से किन विषयों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? एक और दो, दो और तीन, एक तीन चार, या एक दो तीन चार? 58 नंबर बताइए। 58 नंबर, तो 42वें में है, 42वें में शिक्षा हो जाएगा, नाप तौल हो जाएगा, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता नहीं होगा। तो एक तीन चार लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 59 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवीलाल, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस। उपयुक्त में से कितने व्यक्तियों ने भारत के उप प्रधानमंत्री का पद संभाला है? केवल एक, केवल दो, और केवल तीन है तो सभी चार। चलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, देवीलाल, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ओनली थ्री होगा। चलिए 60 नंबर देखिए। भारत द्वारा अपने नागरिकों को हैती से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन को कहा जाता है? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मदद, या ऑपरेशन इंद्रावती? 60 नंबर।
तो देखिए, भारत ने हैती हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती यानी ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इंद्रावती शुरू किया। ऑपरेशन गंगा कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन गंगा गंगा कब शुरू हुआ था? 2022 में। देवी शक्ति कब शुरू हुआ था? 2021 में। और ऑपरेशन राहत का भी एक था, 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, सॉरी, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वही दूसरा है, लोकसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रावधान किया गया है। तीसरा है, अविश्वास प्रस्ताव में उन आधारों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर यह आधारित है। तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे अस्वीकार कर दिए जाने के पश्चात उसी सत्र के दौरान दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 कौन सा गलत है? तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। यानी क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। क्या गलत है? अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने और सदन द्वारा उसे कर दिए जाने के पश्चात उसी सत्र के दौरान दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चलिए 62 नंबर देखेंगे। सहकारिता मंत्रालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग प्रशासनिक विधिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। वही दूसरा है, इसकी प्रमुख गतिविधियों में सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाना है, शामिल है। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 62, सहकारिता। तो मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए एक अलग प्रशासनिक विधिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये कथन सही है। वही दूसरा है कि इसकी प्रमुख गतिविधियों में सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाना शामिल है। तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे। दोनों के दोनों ही कथन सही है। चलिए 63 नंबर देखेंगे। क्या क्या दिया है? अधिकारी दिया है, नियुक्ति दिया है, पदच्युत दिया है। महान्यायवादी, राष्ट्रपति और संसद, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल नियुक्ति और राज्यपाल, और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इन नियुक्ति राज्यपाल करेगा और पदच्युत राष्ट्रपति करेगा। कितने सुमेलित हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई नहीं। 63 नंबर बताइए। 63 नंबर। तो देखिए, महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही हटाएगा इसको, ठीक है। महान्यायवादी के संसद द्वारा पदच्युत नहीं होता है, उसकी प्रक्रिया राष्ट्रपति शामिल होता है जो महान्यायवादी की नियुक्त करता है, ठीक है, वही हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत। राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल नियुक्ति करता है और राज्यपाल हटा भी देगा। क्या दूसरा सही है? दूसरा भी गलत हो जाएगा। देखिए, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, लेकिन उसे केवल उसी रीति आधार पर हटाया जा सकता है जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पदच्युत किया जाता है। और हाईकोर्ट के जज कौन हटाता है? राष्ट्रपति। यानी कि दूसरा कथन गलत। तीसरा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और हटाता नियुक्ति राज्यपाल करता है और हटाता राष्ट्रपति है। तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए 64 नंबर देखेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान को अपनाए जाने के पश्चात भारत सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय का पद सृजित किया गया है। वही दूसरा है, कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है। और तीसरा है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। कितने सही होंगे इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64। तो संविधान को अपनाए जाने के पश्चात भारत सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय का पद सृजित किया गया है। तो पहला कथन देखिए इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं किया गया था।
देखिए सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के पश्चात इस पद के नाम में परिवर्तन किया गया था, ठीक है। तब जाके इसमें कैबिनेट वगैरह बना था। और दूसरा है कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तो दूसरा कथन देखिए इसमें सही करेंगे। और तीसरा, तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का पद मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तीसरा क्या होगा? तो तीसरा भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी लगाएंगे, ओनली 2 होगा, ठीक है, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि UN-EA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UN-EA पर्यावरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली विश्व की शीर्ष संस्था है। और दूसरा है, इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान गठित किया गया था। और तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र UN-EA के सदस्य हैं। कितने सही होंगे इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65। तो UN-EA पर्यावरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने वाली विश्व की शीर्ष संस्था है, पहला सही है। दूसरा है कि इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान गठित किया गया था, तो दूसरा गलत है। देखिए UN-EA का गठन 2012 में ब्राजील में आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन रियो +20 के परिणाम स्वरूप की गई थी। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र UN-EA के सदस्य हैं, तो तीसरा सही है। यानी कि ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, ओनली 2। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने 65 क्वेश्चन किया है, यानी कि बचे जो 35 क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। तो हम लोग आज टेस्ट कर रहे हैं कौन सा? तो ये है UPSC 2025 के लिए टेस्ट, और टेस्ट नंबर था ये 15 नंबर का, ठीक है। तो चलिए सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।